Hello students, welcome to chapter 1 of ecology, that is organism and population. So इकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में से अराउंड अगर हम रिसेंट के 2-3 नीट के एग्जाम देखें 2018, 19, ठीक है, तो काफी क्वेश्चन इकोलॉजी में से आ रहे हैं। 12th का अगर हम बायोलॉजी का पोर्शन देखें तो जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है और इकोलॉजी वाली यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है अभी। ठीक है, अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं इकोलॉजी यूनिट में से। ठीक है, और काफी इजी यूनिट है। ठीक है, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो मेमोरी बेस्ड है, तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, और हम अपने मार्क्स जो है अच्छे सिक्योर कर सकते हैं अगर हमारे इकोलॉजी स्ट्रांग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें हम बात करेंगे सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कैसे वो रहते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, कैसे वो अफेक्ट, उनका हैबिटेट कैसे अफेक्ट होता है, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए अडेप्टेशन के लिए, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अगर हम इकोलॉजी को डिफाइन करें, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते हैं ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि एबायोटिक इन्वायरमेंट है। इकोलॉजी इज कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इकोलॉजी कंसर्न है। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म, सेकंड है पॉपुलेशन, थर्ड है कम्युनिटीज, लास्ट है बायोम्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब चीजों को समझेंगे, इनके अंदर जो भी सब टॉपिक्स है उनको हम यहाँ पे सब समझेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम छोटी क्लासेस में 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें उसमें से एड ऑन हो जाएगी, उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन एड ऑन हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज द स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हम बोलेंगे कि उसमें हम स्टडी कर रहे हैं अडेप्टेशन, एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग कंडीशंस में कैसे अडेप्ट करता है, कैसे सर्वाइव करता है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, टिल्ट एक्सिस जो है उसका कॉज एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सीजन। ठीक है, तो जो अर्थ का रोटेशन है और जो उसका टिल्ट है उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश ये सब आते हैं। मेजर बायोम्स जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा आर फॉर्म ड्यू टू दीज वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो है रीजन्स जो है बायोम्स बने हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है, कहीं पे टुंड्रा रीजन है। ठीक है, रेन एंड स्नो की वजह से इतना वेरिएशन है। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन बायोम लीड टू द फॉर्मेशन डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, और एक बायोम के अंदर भी डिफरेंट हैबिटेट बन सकते हैं रीजनल और लोकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बायोम एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो नीचे दिया है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि डेजर्ट में एकदम प्रेसिपिटेशन मींस यहाँ पर कोई रेनफॉल या स्नोफॉल हो रहा हो, हम देखते हैं डेजर्ट में बहुत कम हो रहा है। ठीक है, दिस इज द मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, जो रहेगा इतना। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा यहाँ पे भी बहुत कम जो है हमको देखने को मिल रहा है प्रेसिपिटेशन, और टेम्परेचर काफी लो है, इसका मीन जो टेम्परेचर है काफी लो है। उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसका काफी लंबा रेंज है, अराउंड 50 से स्टार्ट होकर अराउंड 250 तक इसका प्रेसिपिटेशन है, एवरेज है ये। ठीक है, और टेम्परेचर अराउंड 0 से लेकर 15, ये मीन है। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है, ये एवरेज हमने निकाला हुआ है। उसी तरीके से टेम्परेट फॉरेस्ट, इनका जो प्रेसिपिटेशन लेवल है ऑलमोस्ट जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसा ही है, थोड़ा कम होगा बारिश यहाँ पे, बट टेम्परेचर जो है वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड, ठीक है, उसमें भी बहुत कम
बारिश है, रेनफॉल बहुत कम है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, और टेम्परेचर रेंज भी बहुत वेरी कर रहा है फ्रॉम अराउंड 1-2 डिग्री सेल्सियस से अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, मिनिमम जो है 150, यहाँ पे देख रहे हो आप, इनका मैक्सिमम जो है 100 के आसपास जा रहा है, 1 2 3 इन तीनों का, और यहाँ का मिनिमम जो है वो अराउंड 150 से ज्यादा 160 170 अराउंड है, और मैक्सिमम जो है अराउंड 400 425 तक जा रहा है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, और इसका टेम्परेचर का रेंज भी कोई ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, एक नैरो रेंज में ही इसका है। ठीक है, तो ये हमको समझना है, इसके इस डायग्राम के बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श टेम्परेचर, हमने देखा है राजस्थान में भी जो हमको लाइफ देखने को मिलेगी, मेघालय फॉरेस्ट में भी जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ओशियन, डीप ओशियन में भी हमको लाइफ देखने को मिलेगी, टोरेंशियल स्ट्रीम्स जहाँ पे बहुत तेजी से पानी बहता है वहां पे भी हमको लाइफ देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोट्स हो। ठीक है, हर तरीके की लाइफ हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जो फ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन है जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, स्नोलैंड, वहां पे भी हमें लाइफ देखने को मिलती है। हाई माउंटेन टॉप्स पे भी हमें लाइफ देखने को मिलती है। तो लाइफ जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, हार्श हैबिटेट में हमको देखने को मिलती है। थर्मल स्प्रिंग्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंपोस्ट पिट्स, कंपोस्ट पिट्स के अंदर भी हम लाइफ देखते हैं। ठीक है, जो भी हम कंपोस्ट बनाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही कंपोस्ट बनता है। ठीक है, और बाहर नहीं देखें तो हमारी इंटेस्टाइन में भी मिलियंस जो है बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वो भी एक हैबिटेट है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको कुछ नहीं करता है और वो वहां पे कंटिन्यूअसली रह पाते हैं। ठीक है, तो लाइफ जो है बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब दो तरह के फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। द फिजियोकेमिकल एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, लीड टू वेरिएशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो है बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पीशीज आगे जाएगा, कौन सा स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगा, कौन अच्छी तरीके से अडेप्ट करता है इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, वो सरवाइव करता है, जो अडेप्ट नहीं कर पाता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इट्स निश। ठीक है, तो रोल और पोजीशन एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो कहाँ आता है, ट्रॉफिक लेवल्स की हम बात करें तो वो कहाँ आता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निश। By this, each organism tolerates various conditions, utilize various resources। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वो कुछ चीजें सहता है और कुछ चीजों का फायदा उठाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट, एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ठीक है, तो फर्स्ट टेम्परेचर, मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है ये एबायोटिक में बात करें तो। टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। ठीक है, सीजनली टेम्परेचर चेंज होता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, और इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं तो भी टेम्परेचर कम होता है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। ठीक है, प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होता है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो इन पोलर रीजन। ठीक है, जीरो से नीचे रहता है पोलर रीजन में, टू 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जाता है और पोलर रीजन में जीरो के नीचे भी जाता है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कुछ जगह पे जो थर्मल वेंट्स, जिनको हम बोलते हैं थर्मल स्प्रिंग्स बोलते हैं, ओशन के नीचे बहुत ज्यादा गर्म रहता है, पानी एक तरीके से उबलता रहता है उसमें। ठीक है, जिनको हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी बोलते हैं, वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टेम्परेचर रहता है और वहां पे भी हमें लाइफ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। ठीक है, हमने देखा है कि कनाडा, जर्मनी में मैंगो ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते। देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला फॉरेस्ट। तो अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग कंडीशंस के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अडेप्टेड है। ठीक है, वो टेम्परेचर वेरिएशन को नहीं सह सकते, इसलिए हमें स्नो लेपर्ड जो है गुजरात में, केरला में देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मैंगो ट्री हमें कनाडा
और जर्मनी में ग्रो होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्यूना फिशेज आर रेयर बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। ठीक है, तो टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस हर ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है उस वो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और हर ऑर्गेनिज्म ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अडेप्ट करना सीखा है। वो एक रेंज तो सह सकता है, जैसे ह्यूमन है, हम देखते हैं कि बहुत एक रेंज तो सह सकता है, बट प्लांट जो है वो बहुत रेयरली अडेप्ट करते हैं, प्लांट्स में ज्यादा अडेप्टेशन पावर नहीं होती है। उसी तरीके से एनिमल्स, देखिए ह्यूमन तो अडेप्ट कर पाता है आर्टिफिशियल मीन के थ्रू, बट एनिमल्स और प्लांट्स के पास कोई आर्टिफिशियल मीन नहीं है। वो जैकेट नहीं पहन सकते, वो थर्मल नहीं पहन सकते, वो ब्लोअर और आग नहीं जला सकते, तो उनके पास रिसोर्सेस कम है, उनको नेचुरल कंडीशन में ही अडेप्ट करना है। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए अलग अलग इन्वायरमेंट ने अपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अपना एक इन्वायरमेंट चूज कर रखा है और वो वहीं पर रहना चाहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म और टूट है। ठीक है, तो थर्मल टॉलरेंस जो है टेम्परेचर कितना सह सकते हैं। फर्स्ट है यूरीथर्मल, दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, तो काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो सह सकते हैं उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल। और दूसरा है स्टेनोथर्मल, दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा 2 4 5 डिग्री का तो ही सह सकते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं सह सकते। ठीक है, जो पोलर रीजन्स में है और अगर उनको आप वो 5 डिग्री 10 डिग्री पे भी रखोगे तो वो नहीं सह पाएंगे, उनको माइनस में ही टेम्परेचर चाहिए, जीरो के नीचे ही चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से क्रोकोडाइल है, उसमें ज्यादा वेरिएशन हम नहीं दे सकते, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो रह रहे हैं वो उसी में रहेंगे। और क्रोकोडाइल में तो रिप्रोडक्शन भी टेम्परेचर बेस्ड होता है, कि मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो ज्यादा वेरिएशन करेंगे तो अपने आप ही वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एबायोटिक फैक्टर, second most important factor, water. Desert organism have special adaptation to limited water, तो हमें पता है जैसे कि डेजर्ट में रेट्स रहते हैं, कैमल रहता है, उनके पास स्पेशल अडेप्टेशन है कम पानी में रहने की। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, उसके बाद फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो एक्वेटिक है उनके लिए केमिकल कंपोजिशन, पानी तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे, पीएच उसका हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स, 30 to 35 इन द सी। ठीक है, और मोर देन 100 इन सम हाइपर सैलाइन लेवल्स। ठीक है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज में अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन टॉलरेंस टू सैलिनिटी ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, उसी तरीके से कितना वो सॉल्ट को झेल सकते हैं। यूरी हैलाइन टॉलरेंट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ठीक है, तो जैसे कॉमन मॉली है, क्रैब है, ये काफी सैलिनिटी को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, कम नमक वाले पानी से ज्यादा नमक वाले में आराम से रह सकते हैं। और कुछ होते हैं स्टेनोहेलाइट, ये बहुत कम ही जो है सैलिनिटी को जो है अडेप्ट कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे गोल्ड फिश है, ज़्यादा आप उस पर वेरिएशन करोगे, मीठे पानी में से निकाल के सॉल्टी वाटर में डाल दोगे या सॉल्टी वाटर से निकाल के मीठे पानी में डाल दोगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बार कभी कभी लोगों से गलती भी हो जाती है कि वो लोग कुछ मछली लेके आते हैं या क्रैब्स लेके आते हैं, जिंदा लेके आते हैं अपने घर में रखने के लिए, फिर उनका मन नहीं करता तो वो क्या करते हैं, लेके तो आए थे सी में से और वो अपने आसपास किसी पॉन्ड में या नदी में छोड़ देते हैं। ठीक है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई मैं इनको फ्री कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप ओशन से लेकर आए हो तो वो रिवर वाटर में वो फिश बहुत रेयर है कि वो सरवाइव करेगा, वो मर जाएगा। क्रैब अगर लेके आए हो तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि आप जहां से लाए हो मोस्टली वहीं पे, अगर आपको छोड़ना है तो वापस वहीं पे छोड़ो। ठीक है, नहीं तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं, वो मरने ही वाला है। उसके बाद लाइट, प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन अर्थ, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ अर्थ पे नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एनर्जी सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस ही है।
जितना भी बायोमास फूड जो जनरेट हो रहा है अर्थ पे वो फोटोसिंथेसिस के वजह से हो रहा है. Small forest plant, herbs and shrubs are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are overshadowed by tall canopy plant. ठीक है, तो जो small forest plants होते हैं हर्ब और shrub वो बड़े प्लांट से ढके रहते हैं, फिर भी वो उन्होंने अडेप्ट किया है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए. उनको लाइट उतना नहीं मिल पाता, फिर भी वो करते हैं. उसके बाद मेनी प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर फोटो पीरियडिज्म. ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म हम लोगों ने पढ़ा था 11th में. ठीक है, लास्ट चैप्टर में कि जो फ्लावरिंग है वो भी डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर. किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, ठीक है, और किसी को कम लाइट चाहिए होता है. Many animals use the diurnal and seasonal variation in light intensity and photo period for timing for their foraging, reproductive, migratory activities. ठीक है, तो हमने देखा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग सीजन में अकॉर्डिंग टू लाइट, जैसे सर्दियों में डे टाइम कम होता है, नाइट टाइम ज़्यादा होता है, तो अलग अलग फोटो पीरियड यूज करके ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, उसके बाद सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन लैंड. ठीक है, तो सन से ही हमको लाइट और टेम्परेचर जो आ रहा है उसी से मिल रहा है. डीप इन द ओशियंस द एनवायरनमेंट इज डार्क एंड देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन. ठीक है, अगर ओशियन में हम 500 मीटर नीचे चले जाए तो लाइट उसके नीचे नहीं जाती है, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है. The spectral quality of solar radiation is also important for life. The UV spectrum is harmful. हमें पता है कि विजिबल लाइट में यूवी वाला जो पोर्शन है वो विजिबल लाइट हम देखते हैं, यूवी वाला जो पोर्शन है वो हार्मफुल होता है, म्यूटेशन कौन कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है. नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट्स. ठीक है, तो मैराइन प्लांट्स के लिए जो पानी में रहते हैं उनके लिए सारा लाइट अवेलेबल नहीं होता विजिबल में, कुछ ही वेवलेंथ जो है वो अवेलेबल रहती है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब आगे चलते हैं हम लोग. इसमें सेकंड है, इसके बाद है लास्ट हमारा सॉइल. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में. ठीक है, तो दे डिफर ड्यू टू क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, कैसे वो सॉइल बनी है. कुछ सॉइल जो है पत्थर के टूटने से बनी है, कुछ रिवर थी वहाँ पे रिवर खत्म हो गई वहाँ पे सॉइल आ गई है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स है. सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. कुछ सॉइल ज्यादा पानी रोक सकती हैं, कुछ कम रोक सकती हैं. ठीक है, these characteristic and parameters like pH, mineral composition, topography determine the vegetation animals in an area. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि कैसा सॉइल है और उसमें किस तरीके का ऑर्गेनिज्म, किस तरीके के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. उसी तरीके से एनिमल्स भी उसके अकॉर्डिंग रहते हैं. In aquatic environment, the sedimentation characteristic determine the type of benthic animals. ठीक है, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कि वो जो पानी है रिवर के नीचे या सी के नीचे जो सॉइल है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स भी डिसाइड होते हैं. अगर पत्थर वाले हैं तो अलग ऑर्गेनिज्म, अलग एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, और सॉफ्ट सॉइल है अगर पानी के नीचे तो अलग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पर. ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स. ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं होमोस्टेसिस, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो. दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस. ठीक है, तो रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ कन्फर्मर्स होते हैं, कुछ माइग्रेट करते हैं, कुछ सस्पेंड करते हैं. ठीक है, तो 4 तरीके से आप अपने सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को आप चला सकते हैं. ठीक है, एक होता है रेगुलेटर्स. ठीक है, जो अपने अंदर का सिस्टम रेगुलेट करते हैं. ठीक है, दूसरे होते हैं कन्फर्मर जो बाहर के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. तीसरे होते हैं माइग्रेटरी, जो उनको अगर वहां पर सही नहीं लगता तो माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं. जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, सर्दियों में इंडिया आ जाते हैं, जब इंडिया में गर्मी होने स्टार्ट होती है फिर वापस वो किसी ठंडी जगह पे वापस चले जाते हैं, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं. और लास्ट है सस्पेंड. बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को जो सस्पेंड कर देते हैं, जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ठीक है, जैसे कि पोलर बियर्स है. वैसे ही अगर आप देखोगे सर्दी के सीजन में जो है बहुत सारे ऐसे लिजर्ड्स भी जो है वो गायब हो जाती है, देखने को नहीं मिलती.
ठीक है, स्नेक्स हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं सरवाइव करने के, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका यूज करता है, ठीक है। फर्स्ट है रेगुलेट, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल मींस, ठीक है, अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस करेंगे। इट एंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होने से हमारा है, अगर हम यहाँ रह रहे हैं, मान लो कोई इंसान मध्य प्रदेश में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, केरला में रह रहा है, और वो अगर चला जाए कश्मीर में, तो उसके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक हेल्दी मैन का सेम वही रहेगा, ठीक है। तो हम अपना थर्मो रेगुलेशन करते हैं, हम रेगुलेटर्स हैं। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, हमारे ब्लड का पीएच जो है वो हमेशा कहीं भी हम चले जाएं, इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो वही रखना है हम, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट 1-2 दिन में हमें वापस से रेगुलेट कर ही लेना है, ठीक है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सारे। तो ऑल बर्ड्स जो है वो रेगुलेटर्स हैं, मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स हैं, और वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट जो है वो रेगुलेटर्स, ठीक है। हमें याद रखना है कि मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स मींस उनकी बॉडी में एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो thermoregulation in mammals, the success of mammals is mainly due to their ability to maintain a constant body temperature, ठीक है। तो mammals इसीलिए survive किए, इतनी तेजी से grow किए। In summer when outside temperature is more than body temperature, sweating occurs. This results in evaporative cooling and brings down the body temperature. In winter when the temperature is below, shivering occurs, it produces a heat and raises body temperature. हम अलग अलग तरीके से, मैन तो अलग अलग तरीके से हम कपड़ों के थ्रू जो है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और बाकी एनिमल्स भी वो कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास आर्टिफिशियल मीन्स नहीं तो नहीं कर पाते, वो भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेटर्स की बात, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, इसमें बहुत एनर्जी जाती है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, स्पेशली फॉर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, जो छोटे हैं उनका बॉडी साइज कम है तो उनको बहुत दिक्कत होगी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, सो दे लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड, then they have to expend much energy to generate body heat. Therefore, very small animals are rare in polar regions, ठीक है। तो पोलर रीजन्स में कभी आपको छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर वहां मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका लार्जर सरफेस एरिया है, ठीक है, उनकी बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। तो पोलर रीजन्स में हम देखते हैं बड़े बड़े सील्स और पोलर बियर वही देखने को मिलते हैं, कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, सेकंड है हमारा कन्फर्मर्स। तो फर्स्ट हो गया हमारा रेगुलेटर्स, अब है सेकंड कन्फर्मर्स, ठीक है। 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज विद द सराउंडिंग कंडीशन, अब जैसा सराउंडिंग है, बाहर अगर सर्दी है तो वो अपने इंटरनल टेम्परेचर में उसी तरीके से, अगर बाहर 5 डिग्री सेल्सियस है तो इंटरनल भी 5 हो जाएगा, अगर बाहर 35 है तो इंटरनल भी 35 हो जाएगा। वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, वो विद द फ्लो जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। इन एक्वेटिक एनिमल्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, बाहर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, बाहर जो सॉल्ट कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं इंटरनल लेवल, तो रेगुलेटर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम मेंटेन करेंगे। एक्सटर्नल लेवल कुछ भी बढ़ता रहेगा, हमारा रेगुलेटर सेम रहेगा। कन्फर्मर्स में हम देख रहे हैं कि वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल लेवल जो है वो इंटरनल लेवल को भी चेंज कर रहे हैं। और कुछ होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है, वो कुछ टाइम तक तो रेगुलेट कर पाते हैं, या कुछ टाइम तक जो है वो कन्फर्मर्स की तरह रहते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को, उसके बाद वो रेगुलेटर्स बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा माइग्रेट, ठीक है। तो ये हम साइबेरियन क्रेन देख रहे हैं। तो मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, मान लो उस ठंडी में रहने की उनको आदत है, तो जैसे ही मान लो कहीं पर साइबेरिया में गर्मी होने स्टार्ट हुई, तो वो वहां से माइग्रेट करके 1000 ऑफ किलोमीटर्स फ्लाई करके वो इंडिया में आ जाती हैं और सर्दी के मौसम यहाँ पर बिताते हैं।
जब यहाँ गर्मी होना स्टार्ट होती है तो वहां पे सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर केला कोलोराडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, और वो वहां पर विंटर सीजन में वहां पर रहते हैं और उनको लोग देखने भी जाते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट है सस्पेंड। ठीक है, इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स थिक वॉल्ड स्पोर्स हैव टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं और एक तरीके से अपना मेटाबॉलिज्म जो है स्टॉप कर देते हैं। उसी तरीके से सीड्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करते हैं। In higher plants, seeds and some vegetative reproductive structures serve to tide over periods of stress by reducing their metabolic activity. They germinate under favorable moisture and temperature. ठीक है, तो बहुत सारे सीड्स हमने देखे हैं, सॉइल में भी वो काफी काफी टाइम तक पड़े रहते हैं, सालों तक भी पड़े रह सकते हैं, और उसके बाद जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वापस से जर्मिनेट कर जाते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरियल स्पोर, फंगल स्पोर्स, अगर खाना नहीं है, टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, तो वो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके के हम लोगों ने एडेप्टेशन पढ़ लिए, रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, माइग्रेटर्स और सस्पेंडर्स। ठीक है, जैसे हाइबरनेशन ऑफ बियर ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, ये सस्पेंड का एग्जांपल, एस्टिवेशन ऑफ सम स्नेल्स एंड फिशेस ड्यूरिंग समर। ठीक है, डायबॉस स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ मेनी जूप्लैंक्टन्स एंड लेक एंड पॉन्ड्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी जो ग्रोथ को है वो सस्पेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अडेप्टेशन की। इट इज द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, तो अडेप्टेशन बहुत जरूरी है अगर अर्थ पे किसी को भी सर्वाइव करना है। ठीक है, अडेप्टेशन का डेफिनेशन हो गया। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ठीक है, और बहुत सारे adaptations ऐसे हैं जो काफी सालों से चलते आ रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म में वो हेरिडिटी बन गया है, जेनेटिकली फिक्स हो गया, मींस वो अपने जनरेशन में पास ऑन भी करेगा उस एडेप्टेशन को। ठीक है, जैसे बात करें एडेप्टेशन ऑफ कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर एज बाई प्रोडक्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो कंगारू रैट क्या करता है, अपने अंदर ही मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है, बाहर से उसे पानी पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फैट को ऑक्सीडाइज करता है, जब फैट टूटता है तो वहां पर एक वाटर रिलीज होता है और उसी को वो वाटर को यूज कर लेता है अपने बॉडी के सिस्टम्स के लिए। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव। ठीक है, और यूरिन को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है जिससे वाटर लॉस कम से कम हो। ठीक है, उसी तरीके से डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन क्या है, थिक क्यूटिकल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संकन स्टोमेटा मीन स्टोमेटा थोड़ा नीचे चला जाता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो कम हो जाए। कैम पाथवे, ठीक है, जिससे प्लांट से स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, उससे वो अडेप्टेशन है, ये भी है, ऑलरेडी हम 11th के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लीव्स को स्पाइन्स में मॉडिफाइड कर देना जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो और स्टेम जो है वो ग्रीन और सॉफ्ट होके वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये सारे एडेप्टेशन है डेजर्ट के। उसके बाद मैमल्स में देखें, फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू रिड्यूस हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एज एलेंस रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मैमल में कोल्डर क्लाइमेट में शॉर्टर ईयर्स हमको देखने को मिलेंगे, लिम्स जो है छोटे देखने को छोटे होंगे। ठीक है, हीट लॉस को कम करने के लिए उसको हम बोलते हैं एलेंस रूल। एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, बहुत मोटा जो है फैट का लेयर होता है जिसकी वजह से वो इंसुलेटर का काम करता है और हीट को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये ब्लबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन एनिमल्स के लिए जो बहुत लो टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेंस रूल बहुत बार पूछा गया है तो वो याद रखना है हमको। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन। आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप। हमने देखा है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर जाते हैं। मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर। ठीक है, बहुत सारी फिश जो है वो एंटार्क्टिक वाटर में भी टेम्परेचर 0 के नीचे भी रहती हैं। मैनी मराइन इनवर्टिब्रेट एंड फिशेस लिव एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर द प्रेशर इज
मोर देन 100 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे फिशेज और इनवर्टिब्रेट्स ग्रो करते हैं इतने हाई प्रेशर में भी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन। हाई एल्टीट्यूड पे वी फील एल्टीट्यूड सिकनेस, हमको एल्टीट्यूड सिकनेस होती है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। नोजिया होता है, हार्ट में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होते हैं, फटीग होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर हम बहुत टाइम तक वहाँ रहे तो हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। द बॉडी कॉम्पनसेट लो O2 अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी एंड ब्रीथिंग रेट एंड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कैसे एक्लेमेटाइज करती है बॉडी, अगर हम हाई एल्टीट्यूड में जाएं, ठीक है, आरबीसी का नंबर बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, ठीक है, और डिक्रीज करता है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को कम किया जाएगा, उसकी वजह से हमको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा जो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है, कैसे ऑक्सीजन का कर्व बनता है, उससे आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट मुझसे पूछो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल अडेप्टेशंस, डेजर्ट लिजर्ड bask in sun and absorb heat when their body temperature is low but move into shade when the ambient temperature starts increasing, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल जो है वो सन बाथ लेने आते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, वो पहले आके सन में लेटे रहते हैं, फिर जब उनके बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाता है फिर वापस वो चले जाते हैं। सम स्पीशीज burrow in the soil to hide and escape from above ground heat, कुछ लोग जो है सॉइल के नीचे बरोइंग करते हैं जिससे ज़्यादा टेम्परेचर उनको झेलना ना पड़े, थोड़ा सॉइल के नीचे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट अडेप्टेशंस हमने देख लिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप एनसीईआरटी से रीड करो, ये जो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एनसीईआरटी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो इसको आप एनसीईआरटी से पूरे चैप्टर को रीड करो, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आने वाला है, ठीक है। और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।